शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज गुना के बच्चे की आवाज को बुलंद करेंगे, जिसे अध्यापकों ने स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर जमीन पर बैठा दिया, उसे सजा दी गई। अगली खबर में दिल्ली की हाफती और खांसती हुई आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे कि कैसे पराली के प्रदूषण ने दिल्ली की सांसों पर हमला बोला है। जन जन की आवाज में आज हम आपको एक सिस्टम की हकीकत से रूबरू कराएंगे, जहां किस तरह माफिया, एक मंत्री और प्रशासन का पूरा तंत्र एक कतार में खड़ा नजर आता है और जहां लोगों का तंत्र कमजोर नजर आता है, हमारा लोकतंत्र कमजोर नजर आता है। और आखिर में आपको ब्रिटिश काल की एक सुरंग दिखाएंगे जो कि 130 साल पुरानी बताई जा रही है। तो कहां है ये सुरंग, कितनी लंबी है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जन जन के लिए जन जन की आवाज पर। भारत माता की अलग अलग तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं, कभी जंजीरों में जकड़ी हुई तो कभी शेर की सवारी करती हुई शान से तिरंगे के साथ। हालांकि वक्त के साथ साथ भारत माता का रंग रूप जरूर बदलता रहा, लेकिन इसी तस्वीर और नारे के सहारे हम आजाद हुए। भारत माता की अलग अलग तस्वीरों को अलग अलग वक्त पर पूजा जाता रहा, अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता रहा। कभी भारत माता की जय, कभी जय हिंद, कभी मादरे वतन जिंदाबाद, लेकिन मकसद और संदेश हमेशा एक रहा। एक भारत, अनेकता में एकता वाला भारत। और आज के दौर में युवाओं के अंदर इस नारे का सही मतलब पिरोने का काम करने की जिम्मेदारी है शैक्षणिक संस्थानों की, शिक्षकों की। लेकिन शायद आज के समय में इस नारे को एक विचारधारा की नजर लग गई है, तभी तो इस नारे से कुछ लोगों को परेशानी होने लगी है। ये खबर दरअसल मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहां सुबह प्रार्थना के बाद एक छात्र ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए, जिसके बाद एक टीचर ने छात्र का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि ऐसे नारे अपने घर में लगा, और उसे सजा के रूप में कई घंटों तक फर्श पर बैठा कर रखा। तो ऐसे में सवाल उठता है उस मानसिकता पर जो हमारे देश के स्कूल कॉलेजों में जगह बना चुकी है, जो भारत माता की जय के नारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कौन लोग हैं जो देश के अंदर देश का गुणगान करने को अपमान समझते हैं? इनको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये है थॉमस, फादर थॉमस, गुना वाले फादर थॉमस, मध्य प्रदेश के क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल थॉमस। थॉमस और थॉमस का स्कूल बीते 24 घंटे से खबरों में खलबली मचाए हुए है। खलबली की वजह टॉपर संग मिठाई नहीं है, बल्कि इनकी टॉप करती अनुशासन व्यवस्था है, जहां ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो देश की शान के नाम पर ही क्यों ना हो। चाहे वो देश की जय जयकार के नारे ही क्यों ना हो, चाहे वो भारत माता की जय ही क्यों ना हो। इनकी मानसिकता का सिक्का पूरे स्कूल परिसर में कुछ यूं चलता है कि क्लास टीचर भी ऑटोमन एम्पायर की किसी क्रूर शासक के सेनापति की तरह तैयार रहते हैं कि किसी ने विचारधारा से अलग विचार लपेटा तो उसे लपेट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गुना में एक स्कूल शिक्षा में सब कुछ बांट ही रहा था कि एक मामले ने स्कूल के बाहर शोर बढ़ा दिया है। इस छात्र को देखिए, ये क्राइस्ट स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ता है। स्कूल में प्रार्थना के बाद इस बच्चे ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए। नारे लगे ही थे कि बच्चे की क्लास टीचर जैस्मीना खातून ने उसे लाइन से खींच लिया, धमकाया और 4 पीरियड तक जमीन पर बैठा कर रखा।
क्लास टीचर की माने तो छात्र भारत माता की जय के नारे लगाकर स्कूल का नाम डुबो रहा है। वो जब सुबह असेंबली के लिए जब नीचे ग्राउंड में आए ना, तब वो नेशनल एंथम हुआ। नेशनल एंथम होने के बाद मैंने भारत माता की जय बोल दिया था। तो जस्टिन सर आया और मेरी कॉलर पर करके टीचर लाइन से हटाया और बोला व्हाट आर यू सेइंग, गो टू फादर। फिर मेरी हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम क्लास टीचर के पास चले जाओ। क्लास टीचर के पास में गया तो वो कह रही ये ना तुम घर पे बोला करो, यहाँ पे आके तो ये मत बोला करो। फिर उन्होंने कहा अभी तो लाइन में लग जाओ। फिर मैं लाइन में लगा। जब मैं वापस क्लास में गया, एक लड़का रेड हाउस का वाइस कैप्टन बन गया था हमारी क्लास में। तो मैम कह रही एक लड़का हमारी क्लास का नाम रोशन कर रहा है और तुम डुबा रहे हो। उसके बाद मैम ने मेरे को 4-5 पीरियड तक ज़मीन पे बैठा दिया। तो फिर जब उनका चौथा पीरियड वापस आया, तब जब उनका पूरा पीरियड ख़त्म हो गया, तब उन्होंने कहा कि वापस अब बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा अब दोबारा मत बोलना। बात बच्चे के दिल में इतनी असर कर गई कि घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माता पिता ने तुरंत हाव भाव देखकर उससे बात की तो बच्चे ने पूरी घटना बताई। इसके बाद अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। थोड़ी देर तक तो मैंने इसे सुना नहीं, इसने कमरा बंद कर लिया, इसने खाना नहीं खाया, रोने लगा। मैं काम पूरा करके फिर मैंने कहा क्या हुआ, फिर इसने बताया मुझे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जिसको क्या हुआ ऐसा बताएं। उसने भारत माता की जय बोली, इसको लाइन में खींचा गया, फिर क्लास में गया जी, क्लास टीचर में से इसको 4 पीरियड तक जमीन पर बैठाया। पेरेंट्स, एबीवीपी, बजरंग दल और सामाजिक संगठन के लोग गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। वे स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये भारत माता की जय रोकना ये बदतमीजी में आता है और ये किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मिशनरी के स्कूल हो, चाहे वो दूसरों के स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, चाहे कोई भी हो। ये ध्यान रखो, जय सबको बोलनी पड़ेगी। तुम्हारा मुंह अगर बोलने में थरथराता है, कपता है, तो तुम नहीं बोलो, पर मना नहीं कर सकते। तुम अगर मना करोगे तो सजा भुगतोगे। नरेंद्र मोदी जी शासित भारतीय जनता पार्टी के शिवराज शासित राज्य है, यहाँ शिक्षा देने का अधिकार है, पर भारत माता की जय रोकने का अधिकार किसी को नहीं दिया। मैं जान रहा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल साहब कहते हुए नजर आए कि भारत माता की जय का नारा किसी और वजह से लगाया गया है, जो ठीक नहीं है। ऐसे कुछ नहीं हुआ है। कल असेंबली के बाद, राष्ट्रीय गान होने के बाद बच्चे हाउस गैदरिंग के लिए जा रहे थे। उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करने के लिए उस समय एक बच्चे ने अचानक भारत माता की बताया, वो पूरा ये गैदरिंग डिस्टर्ब हो गया। वो बच्चे के देशभक्ति के अनुसार नहीं बताया, ये मजाक के लिए ऐसा अचानक बता दिया। वो मुझे लगता है डिसरेस्पेक्ट है। वहीं स्कूल के बाहर होते प्रदर्शन के बीच पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा भी कुछ दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि स्कूल ने कैंपस के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने एसडीएम से जमीन को मुक्त कराने की मांग की। वो 7 खसरा खतौनी लेकर पहुंचे थे। सलूजा भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सलूजा ने कहा कि भारत में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कोतवाली में टीचर जस्टिन और जास्मीना खातून के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने भी स्कूल की जमीन की नब्ती कर ली है। 1 बीघा सरकारी जमीन स्कूल के कब्जे में निकली है। जल्द ही सरकारी जमीन मुक्त कराए जाने की कवायद भी तेज हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि सरकारी जमीन तो मुक्त करा ली जाएगी, लेकिन देश विरोधी से विचारधारा से देश को कब मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो भारत माता की जय नारा लगाने पर सजा दे दी जाए, ये सोच, ये विचारधारा दूषित है। वहीं दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित है। आजकल दिल्ली की हवा में वो सब कुछ बह रहा है जो आपको बहुत बीमार कर सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है, उससे ज्यादा जनता की सांसों पर सियासत का पोल्यूशन हावी है। जनता तो कह रही है कि नेताजी, सियासत नहीं, समाधान चाहिए। लेकिन शायद प्रदूषण से गले में खराश इतनी हो चुकी है कि नेताओं को सुनाई नहीं देता। शायद पोल्यूशन भी सियासी हो गया है। इस बीच आप सबसे पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांसों पर संकट को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सांस लेने का सारा विज्ञान फेल है। यहाँ ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा। यहाँ की हवा नहीं बल्कि जहर है, जो गैस के रूप में हमारे आसपास है। इसकी मात्रा की पहचान बस इसी बात से की जा सकती है कि इसको आप देख सकते हैं। दिल्ली में बाहर निकलते ही घने कोहरे जैसी दिखने वाली ये हवा दरअसल हर साल लौट कर आने वाली कहानी ही है। ये एक मौसम है जो हवाओं में जहर पैदा करता है। खबर भी वही है जो हर साल लौट आती है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक खेतों में पराली जल रही है। सरकारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। न मौसम साथ दे रहा है, न सरकार की कोशिशें। परेशान वो लोग हैं जिन्हें इस दमघोंटू हवा के बीच बाहर निकलना पड़ रहा है। हवा के साथ जहर शरीर के अंदर जा रहा है। आंकड़े और डरावने होते जा रहे हैं। AQI 400 पार ठहर गया है। दिल्ली में दमघोंटू हवा की इन 3 तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के साथ हवा में घुले जहर की मात्रा को भी देखिए। दिल्ली में 1 नवंबर को AQI लेवल 420, दिल्ली में 2 नवंबर को AQI लेवल 585, दिल्ली में 3 नवंबर को AQI लेवल 456। इन 3 तस्वीरों से दिल्ली की हवा में जहर की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि दिल्ली वासियों की सांसें घोटने वाले अंक हैं। दिल्ली की हवा जहरीली है और ये खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ठंड बढ़ते ही राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ। इस समय हम कर्तव्य पथ पर हैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से चारों ओर केवल धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सुबह का आलम, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों ओर केवल धुंध नजर आ रही है। दूर तक फिलहाल अगर देखें तो विजिबिलिटी में भी आज फर्क पड़ा है और मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, और ये केवल दिल्ली NCR के नहीं, आसपास के इलाकों की इस तरीके से तस्वीर आज सुबह हमें देखने को मिल रही है। दिल्ली की हवा में जहर है। इसके कहर का आलम यह है कि दम घुट रहा है, गला चोक है और इस जहरीली हवा पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाने के उपदेशों से पटी दीवारें और इश्तिहार भी आज खराश में होंगे। इनको भी सुनिए, जो स्वास्थ्य बनाने के लिए साइकिलिंग के लिए तो निकले हैं, लेकिन हवा में जहर है जो जान लेने पर तुली है। लोग साइकिलिंग के लिए निकले हुए और फिलहाल अगर इस प्रदूषण के आंकड़ों की बात करें तो बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं? सर, बचाने के लिए तो कोई खास प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, बट ये कहेंगे विजिबिलिटी के चक्कर में काफ़ी हम साइकिलिस्ट को दिक्कत आती है। काफ़ी केसेस हमारे में आते हैं कि पीछे से कोई हिट करके चला जाता है एंड ब्रीदिंग के इश्यूज हैं। जो स्टैमिना हम पहले, मतलब जो परफॉर्मेंस हम पहले दे पा रहे थे, अब उसमें गिरावट आ रही है। सर, करनी तो है ही थोड़ा बहुत, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, नहीं तो घर बैठे बैठे। फिजिकल फिटनेस की बात करें, लेकिन ये जो प्रदूषण है वो आपको और परेशान कर रहा है। नो डाउट डैमेज करता है उस लेवल पे, क्योंकि मेन काम हमारा हार्ट से और ब्रीथिंग का ही है। अगर ब्रीथिंग सही नहीं होगी तो हम साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी नहीं जा पाएंगे। पर अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोग या तो खुद सोचे थोड़ा बहुत, जो लोग गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कई बार सारे लोग, हर इंसान बोल चुका है कि हाँ शेयरिंग करके निकलो या फिर पब्लिक कन्वेंस यूज़ करो, पर पब्लिक कन्वेंस भी हमारे यहाँ इतने अच्छे नहीं है कि पब्लिक हर कोई यूज़ कर पाए। पर ठीक है,
वहीं दिल्ली की जहरीली हवा ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों के लिए भी मुसीबतें पैदा कर दी हैं। बेसिकली ऑप्शन तो कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि आज घर में भी अगर हम बैठते हैं तो ये कहें कि घर में पॉल्यूशन नहीं है या कम है, वो भी अपने आप में एक सिर्फ मन को खुश करने वाली बात ज़्यादा है। तो आज जो कम से कम फिटनेस के लिए जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा आज, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी तो क्या है कि ये हर साल हम लोग देखते हैं, ज़माने से देखते आ रहे हैं, इसी टाइम पे पॉल्यूशन, पराली, दिवाली, ये सारी चीज़ें जो साथ में चलती हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे स्टेट और सेंटर लेवल की बात करें, तो आज कोई भी अपना काम ढंग से तो कर नहीं रहा। 500 दिन हो गए मेरे को, मैं विदाउट ब्रेक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स पर डे वॉक करता हूँ। तो मैं अपनी अच्छी हैबिट मतलब पॉल्यूशन के लिए तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को अपना वेन्यू चेंज करना पड़े या टाइम चेंज करना पड़े। हो सकता है कुछ वॉकिंग में मॉर्निंग में करूँ, कुछ आफ्टरनून में करूँ, बट मैं आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस माई गुड वर्क ऑफ वॉकिंग। दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाए जाने का हिस्सा बृहस्पतिवार को बढ़कर 38% हो गया और विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में छाई कोहरे की मोटी परत के पीछे यही वजह है। पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि से राजनीतिक वाकयुद्ध छिड़ गया है। दिल्ली जहां गैस चैम्बर बनी हुई है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पॉल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, MP सब जगह AQI लगभग बराबर है। क्या दिल्ली, पंजाब ने ही पूरे देश में प्रदूषण फैलाया? देखिए, पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? वहीं पंजाब और दिल्ली के किसानों का कहना है कि वो डीकंपोजर का इंतजार करते रहे, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए और दिल्ली की हवा को यूं ही जहरीला होने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जैसे आप घर के बाहर कदम बढ़ाइए, इस दम घोटू हवा को आप महसूस कर सकते हैं। सियासत से दूर जाकर अगर आप देखेंगे तो ये हवा बेहद खतरनाक है। ये हम नहीं, आंकड़े कहते हैं। आप ये मीटर देखिए जो कि दिल्ली की हवा में जहर की रफ्तार दिखाता है, और आप देखिए खतरा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये आपको AQI लेवल जब आप देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। नोएडा में 562, दिल्ली में 472, फरीदाबाद में 412, गुरुग्राम में 437, आनंद विहार 489, जहांगीरपुरी 765, नेहरू नगर में 484। और जैसे ही ये AQI लेवल 500 से ऊपर होता है, यानी कि ये बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, सीधे सीधे आपके जो फेफड़े हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। मुंबई का JJ हॉस्पिटल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। ये हॉस्पिटल देश भर के गरीब मरीजों के इलाज के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये अस्पताल बम धमाकों, दंगों और आतंकवादी हमलों में घायल हुए कई मरीजों का इलाज कर चुका है। साथ ही अंडरवर्ल्ड ने इस अस्पताल में खून खराबा भी किया था। और अब ये हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में अब अंग्रेजों के जमाने की एक सुरंग मिली है जिसे 130 साल पुरानी बताया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर अरुण राठौर जब अस्पताल परिसर में चहलकदमी कर रहे थे तो एक दीवार पर छेद देखकर उन्हें सुरंग होने का संकेत मिला। JJ अस्पताल का पुरातत्व विभाग एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर अब स्थानीय प्रशासन को देगा। मैं इस वक्त आया हूं JJ हॉस्पिटल के उस हिस्से में जहां सुबह से नए तहखाने मिलने की खबर है। हालांकि एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इस हिस्से में जो है तहखाना मिला है। तहखाना बिल्डिंग के तमाम उस हिस्से से होता हुआ अलग अलग हिस्सों में जाता है। आप देखिए, मैं जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बीच में एक बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग के बाद जो है आगे की तरफ एक हिस्सा जा रहा है। अगर आप दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे बहुत ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन अगर आगे के हिस्से में देखा जाए, वहाँ बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को देखिए। अगर मैं यहाँ आता हूँ,
सांस लेना बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत कई 100 साल पुराना जो है तहखाना है और इस तहखाने को बनाया गया है। हालांकि इस तहखाने की बनाने की क्या वजह रही है, क्यों बनाया गया था, लेकिन ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को जो है तो उसके नीचे ये तहखाना मिला है और इस तहखाने को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और हिस्से के मैं इस वक्त जहां बैठा हूं वो हिस्सा बिल्डिंग का वो हिस्सा है जो मध्य माना जाता है। मैं एकदम अंदर तक के हिस्से में आ चुका हूं। मैं, मेरे कैमरामैन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, लेकिन जो तहखाना ये मिला है, इस तहखाने के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए या फिर इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है उससे बचने के लिए तहखाना बनाया गया था। ऊपर बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ठीक नीचे इस तरह का तहखाना है। हालांकि लोगों का मानना है कि इस बिल्डिंग के अगल बगल इस तरह के तहखाने और मिलेंगे नीचे के हिस्सों में, लेकिन जिस तरीके से ये तहखाना अंदर तक जाता है, लगभग इस बिल्डिंग के पूरे हिस्से तक जाता है, एक बात साफ है, इस तहखाने की ये खबर कहीं न कहीं अब लोगों को पता चली है और जिस तरीके से ये खबर पता चली है उससे अब लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आखिर इस तहखाने की क्या वजह थी, क्यों बनाया गया था और आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था। कैमरामैन जोसेफ परेरा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, मुंबई। बहुत से सवालों को समेटते हुए ये सुरंग, जिसका पता चला है 130 साल के बाद, इतनी पुरानी सुरंग है। और गुजरात चुनाव को लेकर आपको बता दें, तारीखों का ऐलान जैसे कि आप जानते हैं हो ही चुका है और इसको लेकर अब ओपिनियन पोल भी सामने आने लगे हैं। इन ओपिनियन पोल्स के जरिए आप समझ सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं। एबीपी वोटर्स के मुताबिक आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी को 131 से लेकर 139 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 31 से 39 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 29 से 35 सीटें और आम आदमी पार्टी का इस ओपिनियन पोल में खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है।